हेलो बच्चों, आज का जो पॉइंट है हमारा स्टडी में जो है समावेशी शिक्षा है। आज हम समावेशी शिक्षा को देखेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कई एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आगे मैं हेडिंग लिख लेता हूँ पहले। यह है समावेशी शिक्षा, जिसे इंग्लिश में कह सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन। तो बच्चों ये हमारे आज के पीरियड का जो है मेन हेडिंग है, समावेशी शिक्षा। ठीक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, इसके फैक्टर क्या हैं, वो सब चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती हैं इसके बारे में, वो सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि समावेशी शिक्षा क्या है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन देना चाहूँ तो समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें जो विशिष्ट बालक हैं उनके लिए ज्ञान के बारे में सोचा जाता है या उन्हें ज्ञान उपलब्ध कराया जाता है। अब विशिष्ट बालक क्या है, जो स्पेसिफिक चिल्ड्रन है, वो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से होते हैं। या तो मंदबुद्धि हो, अल्पबुद्धि हो, पिछड़े बालक हो, किसी न किसी तरह से जो शिक्षा के क्षेत्र में समान रूप से ना चल सके, वो तो होगी नेगेटिव साइड। दूसरी साइड क्या होती है, जो प्रतिभाशाली बालक है, जिनकी बुद्धि जो है प्रबल है, ठीक है, तो वो भी विशिष्ट बालकों की श्रेणी में ही आते हैं। इसका जो पीरियड है मैं पहले दे चुका हूँ कि विशिष्ट बालक क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। तो समावेशी शिक्षा की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूंगा तो यह शिक्षा विशिष्ट बालकों को ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए दी जाती है। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन हो गई है बच्चों कि कोई अगर आपसे पूछे कि समावेशी शिक्षा क्या है, व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, तो आप कह सकते हो कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इंग्लिश में लिख देता हूं, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड्स नॉलेज टू स्पेसिफिक चिल्ड्रन। ऐसे में इंग्लिश में कह सकते हैं कि जो विशेष बच्चे होते हैं, जो विशिष्ट बच्चे होते हैं, उनके लिए जो ज्ञान उपलब्ध कराया जाता है वो इस प्रकार की शिक्षा में ही कराया जाता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग हो सकता है कि इस शिक्षा के जो स्तर होते हैं वो क्या होते हैं। स्तर पूछे गए हैं एग्जाम में, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं स्तर, जिसे लेवल्स कह सकते हैं। तो क्वेश्चन में जो आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो आएगा कि जो समावेशी शिक्षा है उसके स्तर क्या क्या हैं, या चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा स्तर है और कौन सा स्तर नहीं है। तो पहला जो स्तर होता है बच्चों वो होता है शारीरिक रूप से जो भिन्न बालक होते हैं, जो शारीरिक रूप से भिन्न बालक होते हैं। नंबर एक, शारीरिक रूप से जो भिन्न बालक होते हैं, ये पहला स्तर होता है। ठीक, तो शारीरिक रूप से भिन्न बालक आप समझते ही हैं, हैंडीकैप हो या दूसरे बच्चों की तुलना में इस प्रकार काम ना कर पाते हो जैसे साधारण बच्चे कर पाते हैं, तो वो सब इसी श्रेणी में आते हैं, इसी स्तर में आते हैं। जैसे इसमें क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे होता है गतीय रूप से विकलांग बालक। तो गतीय रूप से विकलांग बालक का मतलब क्या है कि वो उसे चलने में जो है असक्षम है, चल नहीं पाता, तो हम बोल सकते हैं हैंडीकैप चिल्ड्रन या हैंडीकैप चाइल्ड। हैंडीकैप चाइल्ड इन डायनामिक वे, इन
डायनामिक वे, गतीय रूप से, जिसे चलने में दिक्कत हो, किसी भी प्रकार से जो शारीरिक अपंगता होती है उसे गतीय रूप से कह सकते हैं। और इसी श्रेणी में जितने भी शारीरिक रूप से जो प्रॉब्लम होगी बच्चों को, वो सब इसी रूप में आ जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा स्तर हो सकता है बच्चों, वो हो सकता है मानसिक रूप से जो विचलित बालक होते हैं। मानसिक रूप से जो विचलित बालक होते हैं, शारीरिक रूप तो आ गया, अब क्या आएगा, मानसिक रूप से विचलित बालक। मानसिक रूप से विचलित बालक, जैसे कह सकते हैं मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। आप ये ना बोले कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, समावेशी शिक्षा पढ़ा रहा हूँ, इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने अभी आपको डेफिनेशन दी है कि ये ऐसी शिक्षा होती है जिसमें ज्ञान उपलब्ध कराया जाता है विशिष्ट बालकों को। और विशिष्ट बालक का मतलब स्पेसिफिक चिल्ड्रन। और स्पेसिफिक चिल्ड्रन क्या बताया मैंने अभी आपको, कि जो किसी न किसी प्रकार से जो सामान्य बालक होते हैं उनकी तुलना में अपने आप को कम मानते हैं। तो वो क्या हो सकते हैं, उसकी दो साइड हो सकती है, नेगेटिव और पॉजिटिव, नकारात्मक और सकारात्मक। तो नकारात्मक तो वो आएगा जो सामान्य बालकों की से तुलना नहीं कर पाते किसी प्रकार से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, शैक्षिक रूप से कहीं ना कहीं उनसे पिछड़े हुए नजर आते हैं किसी न किसी कारण से। अब वो कारण क्या हो सकते हैं, उन्हीं कारणों पर हम चर्चा कर रहे हैं। शारीरिक रूप हो सकता है, मानसिक रूप हो सकता है, या आगे अन्य रूप भी आएंगे। और इन्हीं रूपों को हम क्या कह रहे हैं, स्तर कह रहे हैं, लेवल्स कह रहे हैं। तो कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए मैंने दोबारा डिफाइन कर दिया है एक बार। तो ये तो हो गया शारीरिक रूप से भिन्न बालक, और ये क्या हो गया, मानसिक रूप से भिन्न बालक, जिन्हें मैंने इंग्लिश में बोला है मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। अब इसमें जो बालकों के एग्जाम्पल आते हैं मानसिक रूप से जो आने चाहिए, वो क्या क्या हो सकते हैं। मैंने कहा पॉजिटिव साइड भी आ जाती है और नेगेटिव साइड भी आ जाती है। तो जैसे हो जाएगा प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभाशाली बालक वो इसी साइड में आने चाहिए। अब ये कौन सी साइड है, पॉजिटिव साइड है, जिसे मैं कह सकता हूं इंटेलिजेंट। फिर दूसरा प्रकार क्या हो सकता है, अब नेगेटिव साइड ले लीजिए, मंदबुद्धि बालक। मंद बुद्धि बालक, जिसे फीबल माइंडेड कह सकते हैं, फीबल माइंडेड चाइल्ड कह सकते हैं। और क्या आ सकता है इसमें, एक बालक आ सकता है सृजनशील बालक, जो होता है जिसके अंदर जो है क्रिएटिव पावर होती है, क्रिएटिव कामों में अपने आप को ज़्यादा व्यस्त रखता है, वो भी आ सकता है। तो उसे भी लिख लेते हैं, यहाँ लिख के ऊपर लिख लेते हैं ABC। तो यह आ जाएगा सृजनशील, सृजनशील बालक, जिसे बोल सकते हैं क्रिएटिव, क्रिएटिव चाइल्ड या क्रिएटिव चिल्ड्रन। तो आपने देखा कि जो ये साइड है प्रतिभाशाली बालक, ये क्या है, पॉजिटिव साइड है। मंदबुद्धि बालक क्या है, नेगेटिव साइड है। और जो सृजनशील बालक है वो क्या है, पॉजिटिव साइड है। तो ये मैं पहले कह चुका हूं कि पॉजिटिव साइड भी हो सकती है, नेगेटिव साइड भी हो सकती है। और ये सब क्या होते हैं, विशिष्ट बालक होते हैं। ठीक, उसके बाद तीसरा जो स्तर आएगा वो आएगा सामाजिक रूप से विचलित बालक। सामाजिक रूप से विचलित बालक, 1 2 के बाद 3। सामाजिक रूप से विचलित बालक, ये तीसरे हेडिंग में आ गया। तो पहले हेडिंग में क्या था बच्चों, शारीरिक रूप से था। दूसरे हेडिंग में क्या था, मानसिक रूप से था। और तीसरे हेडिंग में क्या आ गया, शारीरिक रूप से आ गया। तो ये जो बालक होते हैं ये भी क्या होंगे, विशिष्ट बालक होंगे। जब विशिष्ट बालक होंगे तो इन्हें भी शिक्षा दी जाएगी, कौन सी, समावेशी शिक्षा दी जाएगी। तो इनके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, अगेन इसमें लिख देता हूं, सोशली, सोशली डिप्राइव्ड, सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, ये इंग्लिश में कह सकते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हो सकते हैं, सोशली डिप्राइव्ड जितने भी बाल अपराधी होते हैं या समाज से जो है अलग रहने वाले होते हैं किसी न किसी वजह से। अब समाज से जो अलग होंगे
वो कैसे हो सकते हैं? जो समाज में पार्टिसिपेट नहीं करते वो सब यहाँ पे आएंगे, जैसे संवेगों के कारण, संवेगों के कारण असमायोजित बालक लिख सकते हैं। संवेगों के कारण असमायोजित बालक। तो इस लाइन के क्या मायने हो गए? अब संवेग तो हम समझते हैं क्या होते हैं, इमोशंस होते हैं, और असमायोजित का मतलब जो हो गया जो एडजस्ट नहीं हो पाया, तो वहीं कहीं ना कहीं वो समाज में जो है फिट नहीं हो पाएगा, समाज से अलग थलग रहने का प्रयास करने लगेगा, तो कहीं ना कहीं वो क्या हो गया, सामाजिक रूप से क्या हो गया, विशेष बालक हो गया। तो वो भी विशेष बालक की श्रेणी में आ गया। इंग्लिश में बोल सकते हैं नॉन एडजस्टेड चिल्ड्रन ड्यू टू इमोशंस, ड्यू टू इमोशंस। अभी दोबारा भी एक्सप्लेन करूंगा मैं इसे। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, संवेगों के कारण हो गया, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है जो बाल अपराधी बन जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं उनकी जो अपराधिकता जो है, मानसिकता जो है उनकी अपराधी हो जाती है, और वो बहुत ही कम समय में, कम आयु में ही क्या हो जाते हैं, बाल अपराधी बन जाते हैं। तो वो भी यहीं आएंगे, बाल अपराधी। इसे बोल सकते हैं क्रिमिनल चाइल्ड, क्रिमिनल चाइल्ड या चिल्ड्रन, ये हो सकता है उदाहरण। तो संवेगों के रूप से हो गया, और क्या हो गया, बाल अपराधी हो गया। उसके बाद हो सकता है जो वंचित बालक होते हैं। वंचित बालक क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे, लिख लेता हूं पहले मैं। वंचित बालक, वंचित बालक को इंग्लिश में कहते हैं डिसएडवांटेज्ड, डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन क्या देते हैं। अब वंचित बालक वो होते हैं जो समाज में जितनी भी सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन वो सुविधाएं उनके पास तक नहीं पहुंच पाई, किसी भी वजह से, कोई भी कारण हो सकता है, वो सुविधा से क्या हो गया, वंचित हो गए हैं, वो अलग हो गए हैं, तो उन्हें बोल सकते हैं डिसएडवांटेज चिल्ड्रन। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हो सकता है, सी के बाद आगे लिख लेते हैं डी उदाहरण, कुसमायोजित बालक, कुसमायोजित बालक। अब ये जो बालक होते हैं ये तो सिर्फ संवेगों की वजह से असमायोजित बालक थे। कुसमायोजित का मतलब ये है कि समाज के हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए और गलत दिशा में चले गए, तो उन्हें क्या बोल सकते हैं, कुसमायोजित बालक। तो यहां बोला जा सकता है मेल एडजस्टेड, मेल एडजस्टेड चिल्ड्रन। उसके बाद ई प्रकार हो सकता है समस्यात्मक बालक, समस्यात्मक बालक। ये बालक जो है शिक्षण कक्ष में बार बार जो है बाधा पहुंचाते रहते हैं, कक्षा में किसी प्रकार से बाधा पहुंचाएंगे, चाहे बहुत तेज से शोर मचाना हो या दूसरे बच्चों को परेशान करना हो। तो कहीं ना कहीं अगर ये परिवार में रहते हैं तो अपने माता पिता के लिए समस्या का कारण बनते हैं, और कहीं स्कूल में होते हैं तो जो टीचर होता है उसके लिए भी समस्या का कारण हो सकते हैं। तो इन्हें बोल सकते हैं प्रॉब्लम चिल्ड्रन, प्रॉब्लम क्रिएटिंग चिल्ड्रन बोला जाता है। तो ये प्रकार हो गए हैं किसके, सामाजिक रूप से जो विचलित बालक होते हैं उसके। उसके बाद जो नेक्स्ट स्तर आ सकता है ऐसे बच्चों को, आ सकता है शैक्षिक स्तर बचा हुआ है अभी, क्योंकि हमने क्या कर लिया है, शारीरिक रूप पढ़ लिया है, मानसिक रूप भी देख लिया है, सामाजिक रूप भी देख लिया है। अब जो बच जाता है वो इम्पोर्टेंट है, शैक्षिक रूप से जो भिन्न बालक होते हैं, जो अलग बालक होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। शैक्षिक रूप से भिन्न बालक, तो ये इसका क्या आ जाएगा, चौथा स्तर आ जाएगा। शैक्षिक रूप से भिन्न बालक, जिसे बोल सकते हैं एजुकेशनली, एजुकेशनली डिफर
चिल्ड्रन, जो एजुकेशनली डिफर चिल्ड्रन होते हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। अब एजुकेशन जो डिफर होंगे वो कौन कौन से होंगे, या तो उनकी जो गति है समझने की वो बहुत ज़्यादा तीव्र हो सामान्य बालक की तुलना में, या फिर उनकी जो गति है सीखने की वो काफ़ी कम हो। दोनों ही प्रकार इसमें आ सकते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं शैक्षिक रूप से जो समृद्ध बालक होते हैं वो आ जाएगा नंबर ए में। मैं लिख लेता हूँ फिर एक बार डिफाइन करूंगा ऐसे में। अभी तो स्टार्टिंग हुई है इस टॉपिक की। शैक्षिक रूप से जो समृद्ध बालक होते हैं इसे बोल सकते हैं एजुकेशनली गुड चिल्ड्रन, ये प्रकार आ सकता है इसका। उसके बाद इसी का अपोजिट ले लेते हैं, जो शैक्षिक रूप से क्या होते हैं पिछड़े हुए बालक होते हैं, मंद बालक होते हैं, तो वो आ जाएगा। तो वो आ सकता है शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक। ये दूसरा प्रकार आ गया इसका। शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, इन्हें बोल सकते हैं एजुकेशनली स्लो चिल्ड्रन। एजुकेशनली स्लो चिल्ड्रन एग्जाम्पल आ सकता है। तो शैक्षिक रूप से जो अच्छे हैं वो भी ले लिए गए, जो शैक्षिक रूप से ज्यादा अच्छे नहीं है वो भी ले लिए गए। और शैक्षिक रूप से क्या आ सकता है, किसी विषय को सीखने पाने वाले, किसी जो सब्जेक्ट होता है, कोई सब्जेक्ट उसका फोबिया हो, किसी को होता है कि भाई मैथ्स में मुझे आता ही नहीं है और बहुत कोशिश करता हूँ, बहुत प्रयास करता हूँ लेकिन कभी मैथमेटिक्स में ही नहीं आता। तो किसी विषय को लेकर किसी विशेष विषय में समस्या उत्पन्न करने वाले बालक, ये इसका उदाहरण हो सकता है। तो जैसे ऐसे चिल्ड्रन who face problem in specific subject, वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद प्रकार हो सकता है डी, जो अपना कम्युनिकेशन ना कर पाए, तो वो भी यहाँ पे शैक्षिक रूप से आ जाएगा। अब कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत या वार्तालाप ना कर पाने के दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि कोई शारीरिक अपंगता हो, तो अगर शारीरिक अपंगता है तो वो तो शारीरिक रूप में आ जाएगा। लेकिन अगर शारीरिक अपंगता नहीं है लेकिन किसी वजह से शैक्षिक जो गतिविधियां हैं वो बहुत कम है उसकी, तो उसे जब वो बोलना शुरू करता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर हेजिटेशन होती है, तो वो भी यहीं आ जाएगा। तो विचारों का आदान प्रदान न करने वाला बालक, एक ऐसा बालक, एक ऐसा बच्चा जो अपनी बातों को एक्सपोज नहीं कर सकता दूसरों के सामने। तो ये बच्चों जो मैंने बताया, ये आपको मैंने बताया कि कोई आपसे पूछता है कि समावेशी शिक्षा क्या है, तो आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फिर वो आपसे आगे पूछेगा कि इसके स्तर क्या क्या है या कितने प्रकार से हो सकती है। इसे स्तर भी कह सकते हैं, प्रकार भी कह सकते हैं। तो ये बात रिवाइज कर लेते हैं। यह शिक्षा विशिष्ट बालकों को ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए दी जाती है। इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड्स नॉलेज टू स्पेसिफिक चिल्ड्रन। जो विशेष बालक होते हैं, जो विशिष्ट बालक होते हैं, शारीरिक अपंगता की वजह से, मानसिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से, जैसे अंधा बालक, गूंगा बालक, बहरा बालक, प्रतिभाशाली बालक, दुर्बल बुद्धि वाला बालक, प्रबल बुद्धि वाला बालक। तो नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड दोनों ही इसमें इंक्लूड होकर चलती हैं और उन सभी बालकों को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट बालक कहते हैं। इसका पहले मैं इससे अलग पीरियड ले चुका हूँ, तो वहीं आपको स्लैब में मिल जाएगा कहीं ना कहीं, और काफ़ी डीप में वहाँ मैंने आपको समझाया है कि इनके किस तरह से गवर्नमेंट को या टीचर को इनका ध्यान करना चाहिए बालकों का, और क्या क्या सुविधाएं इन्हें पहुँचानी चाहिए। खैर, उसके बाद समावेशी शिक्षा के जो है स्तर क्या होते हैं, लेवल्स क्या होते हैं।
तो पहला है शारीरिक रूप से जो भिन्न बालक होते हैं। अगर शारीरिक रूप से जो भिन्न बालक होंगे तो सामान्य बालकों की तुलना में कार्य नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं वो हीन भावना का शिकार होंगे। तो उनके लिए जो है अलग से ही शिक्षा होनी चाहिए। तो उसी शिक्षा को हम क्या बोलते हैं? समावेशी शिक्षा बोला जाता है। उसके बाद है दूसरा, मानसिक रूप से जो विचलित बालक होते हैं, जो माइंडली या बहुत अच्छे हैं या कमजोर हैं, दोनों ही साइड आ जाएंगे फिर। तो प्रतिभाशाली बालक जो इंटेलिजेंट है, मन बुद्धि बालक जो फीबल माइंडेड है, या सृजनशील बालक जो क्रिएटिव चिल्ड्रन है, वो भी सब इसमें ही आएंगे। प्रतिभाशाली है, कोई क्रिएटिव बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो अन्य बच्चों की तुलना में बहुत एडवांस है। और अगर मन बुद्धि बालक है तो कहीं ना कहीं वो अन्य बच्चों की तुलना में थोड़ा सा स्लो है। तो उस वजह से वो नॉर्मल बच्चों के साथ उसका तालमेल नहीं हो पाता, इसलिए क्या है, विशिष्ट बालक है। सामाजिक रूप से विचलित बालक क्या क्या हो सकते हैं? संवेगों की वजह से वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा, इमोशंस उसके बहुत ज़्यादा हैं, वो बहुत जल्दी सेंसिटिव हो जाता है, बहुत जल्दी उसे क्रोध आ जाता है। इस तरह के जो बालक होते हैं। बाल अपराधी, बहुत ही कम आयु में अपराधी गतिविधियों में लिप्त हो जाने वाले। वंचित बालक, डिसएडवांटेज चिल्ड्रन, जो सुविधाएं पहुंच तो रही हैं लेकिन किसी न किसी वजह से उन्हें नहीं मिल पा रही। जैसे भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो पिछड़ा वर्ग या जो आदिवासी ग्रुप होता है, वहाँ तक वे चीज़ें नहीं पहुँच पाती या पहुँच ही पाती हैं, तो उनका जो स्तर होता है वो इस प्रकार का होता है कि वो कहीं ना कहीं वंचित ही रह जाते हैं। तो उन्हें हम बोलते हैं क्या? डिसएडवांटेज चिल्ड्रन। फिर डी है कुसमाजित बालक, जो मेल एडजस्टेड होते हैं, ये समाज में किसी प्रकार से एडजस्ट नहीं कर पाते, कई तरह से कारण हो सकते हैं। और समस्यात्मक बालक, जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अपने परिवार के लिए या अपने टीचर के लिए, तो वो यहाँ आ जाते हैं। उसके बाद है शैक्षिक रूप से भिन्न बालक। शैक्षिक रूप से बच्चा अच्छा हो सकता है, शैक्षिक रूप से बच्चा पिछड़ा हुआ हो सकता है, या किसी विशेष विषय में समस्या उत्पन्न करने वाला बच्चा हो सकता है, या विचारों को आदान प्रदान करना कर पाए, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स पॉसिबल नहीं है उसके लिए। तो ये सब जो क्या हो गए बच्चों, उसके स्तर हो गए किसके? समावेशी शिक्षा के। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आने वाला है समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। ये काफी इंपोर्टेंट है, पहले मैं इसे रब कर देता हूं। चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। हैंड डाल लेते हैं पहले। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत, ये हेडिंग है हमारा मेन। इंग्लिश में बोल सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ये बोला जा सकता है। अब जो समावेशी शिक्षा के जो सिद्धांत हैं वो भी कई बातों पर निर्भर करते हैं, इनमें भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे जो पहला हो सकता है वो हो सकता है बच्चों व्यक्तिगत रूप से भिन्नता। व्यक्तिगत रूप से भिन्नता, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? सिद्धांत पढ़ रहे हैं, और सिद्धांत जो है कई बातों पर निर्भर करते हैं। तो वे बात क्या है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। नंबर 1, इन्हें आप सिद्धांत भी कह सकते हो, जो मैं क्या कह रहा हूँ कि कई बातों पर निर्भर करते हैं। तो पहला है व्यक्तिगत रूप से भिन्नता। पहले लिख लेते हैं फिर समझाऊंगा आपको। इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जैसे नाम बता रहा है, और हम पहले भी पढ़ चुके हैं पर्सनैलिटी के चैप्टर में, कि जो बच्चे होते हैं या कोई व्यक्ति होता है, उनका जो व्यक्तित्व है, जो उनकी शारीरिक बनावट है, रूप है, रंग है, लंबाई है, कद और काठी है, कहीं ना कहीं अलग ही होती हैं, भिन्न होती हैं एक दूसरे से। और जब भिन्न होती हैं तो उनकी जो समावेशी शिक्षा है उनके लिए प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि जो प्रतिभावान छात्र हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा पढ़ाया जा सकता है,
लेकिन जो मंदबुद्धि बालक हैं उन्हें इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया जा सकता, उन्हें जो है धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा। तो व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब क्या हो गया? व्यक्तिगत जो भिन्नता होती है वो भी तो कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से भी हो सकती है और मानसिक रूप से भी हो सकती है या अन्य कारणों से भी हो सकती है। अगर शारीरिक रूप से है तो भी वो भिन्नता ही कहला रही है, और अगर मानसिक रूप है तो भी वो भिन्नता ही कहला रही है। और जब अगर एक ही कक्षा में शारीरिक रूप से ही बच्चे अलग होकर बैठे हैं और मानसिक रूप से भी भिन्न अलग होकर बैठे हैं, तो जो शिक्षा है वो सबकी एक साथ कैसे हो पाएगी? तो कहीं ना कहीं समस्याएं आएंगी। तो व्यक्तिगत रूप से भिन्नता का मतलब है कि जो भिन्नता हो सकती है वो शारीरिक रूप से हो सकती है, फिजिकली, वो मानसिक रूप से हो सकती है, मेंटली, या अन्य भी कारण हो सकते हैं। तो यहाँ बच्चों ये देखना, आपको ये समझना है कि कोई भी दो बच्चे किसी भी प्रकार से समान नहीं हो सकते, उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो जब शिक्षण कक्ष में कोई टीचर उन्हें टीच करना चाहेगा तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिक विभिन्नताएं या शारीरिक विभिन्नताएं उनके सामने आ जाएंगी, और उस शिक्षण कक्ष में जो शिक्षण कार्य चल रहा है वो सभी के लिए समान नहीं हो पाएगा। इसलिए समावेशी शिक्षा, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, वो इनके लिए भी जरूरी होती है, और उसका आधार क्या है? व्यक्तिगत रूप से भिन्नता। तो ये इसका पहला सिद्धांत है। उसके बाद दूसरा है माता पिता द्वारा सहयोग देना। दूसरा हेडिंग है माता पिता द्वारा सहयोग देना, ये दूसरा हेडिंग हो गया। इन्हें से बोल सकते हैं कोऑपरेशन प्रोवाइडेड बाय पेरेंट्स, इंग्लिश में बोला जा सकता है। तो इसमें यह बताया गया पुराने बच्चों की समावेशी शिक्षा जो होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये तो हम समझ चुके हैं क्या है। अगर माता पिता का सहयोग प्राप्त ना हो या उस हिसाब से प्राप्त ना हो जितने हिसाब से हमें चाहिए होता है, तो कभी भी जो समावेशी शिक्षा है वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इसका दूसरा सिद्धांत है बच्चों यही है कि इस एक्टिविटी के लिए, इस कार्य के लिए माता पिता का जो सहयोग है वो बहुत ज़्यादा किसी हद तक जरूरी होता है समावेशी शिक्षा के अध्ययन या अध्यापन के लिए। इसका दूसरा सिद्धांत है। उसके बाद जो तीसरा है वो है भेदभाव रहित होनी चाहिए समावेशी शिक्षा, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन। किसी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। नॉन डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशन, कि जो शिक्षा है उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट, ये सिद्धांत हम कैसे समझ सकते हैं? इस सिद्धांत को समझने के लिए आप ये कह सकते हो कि जो विशिष्ट बालक हैं, जब आप उनके लिए समावेशी शिक्षा का प्रबंध करेंगे, स्कूल करेगा, टीचर करेगा या राज्य सरकार करना चाहेगी, तब उनका चुनाव इस प्रकार होना चाहिए कि उसमें कोई भेदभाव की नीति ना हो। क्योंकि अगर भेदभाव उसमें होगा तो उसमें होगा क्या कि जो वास्तव में विशिष्ट बालक थे वो तो उसी कक्षा में रह गए, और जो विशिष्ट बालक नहीं थे उनका चुनाव कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं जो ये प्रक्रिया है इसमें रुकावट आएगी, और जिस हिसाब से ये समावेशी शिक्षा शुरू की गई है जो विशिष्ट बालकों ने लाभ देने के लिए, वो अपने कार्य में ये योजना असफल हो जाएगी। इसके लिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भेदभाव रहित शिक्षा होनी चाहिए। उसके बाद है विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा। विशिष्ट कार्यक्रम नंबर 4 लिख लेते हैं यहाँ पे। चौथा सिद्धांत, विशिष्ट कार्यक्रमों के द्वारा शिक्षा, इसका चौथा सिद्धांत है। इसे बोल सकते हैं एजुकेशन
थ्रू प्रोग्राम्स। एजुकेशन थ्रू प्रोग्राम्स। समावेशी शिक्षा में जो है विशिष्ट बालकों के लिए अलग अलग तरह के विशिष्ट कार्यक्रम कराए जाते हैं ताकि उनका जो है सामाजिक विस्तार हो सके और कहीं ना कहीं संवेग जो रूप में होती है, संवेगों के रूप में इमोशनल डेवलपमेंट हो सके। तो ये सब विशेष कार्यक्रम जो कराए जाते हैं वो सब स्कूल के द्वारा कराए जाते हैं। और जो उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कहीं ना कहीं किसका होता है, टीचर का होता है, क्योंकि जो मार्गदर्शन होता है वो सबका सब इसी का ही होता है। और माता पिता की स्वीकृति भी इसके लिए कहीं ना कहीं आवश्यक होती है। माता पिता को ये चाहिए कि जो विशिष्ट बालक हैं उनका वो सहयोग करें और उनके लिए जितनी भी गतिविधियाँ स्कूल में कराई जा रही हैं उनमें उस बच्चे को मोटिवेट करें कि इन प्रोग्राम में, इन कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के वो हिस्सा ले। तो ये भी इसका एक सिद्धांत हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है वातावरण। पांचवा है वातावरण। जिसे इंग्लिश में कह सकते हैं एनवायरनमेंट। अब वातावरण यहाँ क्यों दिया गया है? क्योंकि वातावरण जो है, एनवायरनमेंट है, किसी भी प्रकार की शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी एलिमेंट है। चाहे वो समावेशी शिक्षा हो, इंक्लूसिव एजुकेशन हो, या फिर अन्य जो सामान्य बालकों के लिए है वो शिक्षा हो। अगर मान लिया वातावरण जो है सौहार्दपूर्ण नहीं होगा या एक अच्छा कोऑपरेटिव या एक मोटिवेटिंग नहीं होगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ ही सकती है उन विशिष्ट बालकों को भी और साथ में अन्य बालकों को भी। तो ये भी इसका काफी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। तो बच्चों हमने जो है 5 सिद्धांत पढ़े हैं अभी। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत क्या क्या है? तो कोई आपसे पूछे कि समावेशी शिक्षा के सिद्धांत बताओ तो आपको सब वो एलिमेंट्स बताने हैं जिन पे समावेशी शिक्षा क्या करती है, निर्भर करती है। तो एक बार पढ़ लेते हैं दोबारा। नंबर 1 क्या है? व्यक्तिगत रूप से भिन्नता। व्यक्तिगत रूप से भिन्नता शारीरिक रूप से भी हो सकती है और मानसिक रूप से भी हो सकती है। और अगर ये भिन्नता किसी कक्षा में होगी तो कहीं ना कहीं अध्यापन के कार्य में समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो इसके लिए समावेशी शिक्षा जो है एक जरूरी पार्ट बन जाती है। इंक्लूसिव एजुकेशन इज मस्ट। उसके बाद दूसरा है माता पिता के द्वारा सहयोग देना। अगर माता पिता सहयोग देंगे तब समावेशी शिक्षा बहुत ज्यादा अर्थ वाली हो जाएगी, अर्थ के साथ हो जाएगी। जो सोचा जाएगा उस लक्ष्य को बहुत जल्दी ही प्राप्त कर लेगी। भेदभाव रहित होना चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। जब चुनाव किया जाए विशिष्ट बालकों का तो उसमें कोई भी पार्शियलिटी, पक्षपात या भेदभाव ना किया जाए ताकि उचित बच्चों का चुनाव हो और उचित बच्चों को ही, जो विशिष्ट बच्चे हैं, उन्हें इंक्लूसिव एजुकेशन दी जाए। उसके बाद है बच्चों विशिष्ट कार्यक्रमों के द्वारा शिक्षा। अलग अलग कार्यक्रम कराए जाते हैं स्कूल के परिक्षेत्र में, वो सब इन्हीं के लिए होता है। तो उन्हें जो है माता पिता ही प्रोत्साहित करें कि इन एक्टिविटी में बढ़ चढ़ के हिस्सा ये बच्चे लें। और उसके बाद क्या है? वातावरण, यानी कि एनवायरनमेंट। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, प्रिंसिपल। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग आ रहा है बच्चों समावेशी शिक्षा के लिए। यह है समावेशी शिक्षा के मॉडल। कुछ ही पूछा जा सकता है एग्जाम में, कोई भी हेडिंग किसी प्रकार का, तो सभी चीजें करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों समावेशी शिक्षा के मॉडल। मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। काफी इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसकी चर्चा करते हैं कि जो मॉडल्स हैं समावेशी शिक्षा के वो क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला मॉडल हो सकता है बच्चों सांख्यिकी मॉडल हो सकता है। सांख्यिकी मॉडल, अब सांख्यिकी आप समझते हैं स्टैटिस्टिक्स होता है सब्जेक्ट, पहले मैं लिख लेता हूं। तो जो पहला मॉडल है बच्चों वो है सांख्यिकी। फिर समझाता हूं आपको। सांख्यिकी जो मॉडल होता है इसे बोलते हैं स्टैटिस्टिकल मॉडल। ये जो सांख्यिकी मॉडल होता है बच्चों
ये भी भिन्नता पर निर्भर करता है, भिन्नता यानी कि डिफरेंसेस। अब पहले तो हम ये बात करेंगे इसे सांख्यिकी स्टैटिस्टिकल क्यों कहा गया। तो आपको पता होगा कि जब स्टैटिस्टिक्स होता है, जो मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, वो जो मैथमेटिक्स का पार्ट है सांख्यिकी स्टैटिक्स, उसे क्यों कहा जाता है स्टैटिक्स, या उसमें क्या कार्य किया जाता है, या वो मैथ्स में एक अलग पार्ट क्यों है। तो आपने देखा होगा कि उसमें हम पढ़ते हैं, बार ग्राफ वगैरह पढ़ते हैं, उसमें अध्ययन किया जाता है, ग्राफ के अनुसार किया जाता है कि ये बच्चों का ये ग्रुप है, ये बच्चों का ये ग्रुप है। उनमें जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो जो स्टैटिक्स है वो इस्तेमाल की जाती है। तो सांख्यिकी मॉडल का मतलब यहाँ ये बताया गया है कि कहीं ना कहीं ये भिन्नता जो होती है बच्चों में, उसी के हिसाब से मॉडल बनाया गया है। और भिन्नता मैं भी आपको समझा के आ चुका हूँ कि शारीरिक रूप से पाई जाती है और मानसिक रूप से पाई जाती है। तो अगर मान लिया दो बच्चे हैं या दो ग्रुप बना ले गए हैं बच्चों के, और बात हो रही है शारीरिक रूप की, तो एक ग्रुप अलग बन गया एक डिसेबिलिटी के लिए, एक ग्रुप अलग बन गया दूसरी डिसेबिलिटी के लिए। तो जब हम उनके मॉडल बनाएंगे, उनका अध्ययन करेंगे, उनकी स्टडी करेंगे, तो जो मेथड इस्तेमाल होगा, जो मॉडल इस्तेमाल किया जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, सांख्यिकी मॉडल कहते हैं, यानी कि स्टैटिस्टिकल मॉडल कहते हैं। ये पहला मॉडल है बच्चों। उसके बाद दूसरा है मौखिक संचार मॉडल। मौखिक संचार मॉडल, ये ऊपर लिख रहा हूं मैं, नंबर 2, मौखिक संचार मॉडल। इसे कैसे बोल सकते हैं, ओरल कम्युनिकेशन मॉडल। ये जो मौखिक संचार मॉडल है, इसमें कहीं ना कहीं जो समावेशी शिक्षा दी जा रही है वो क्या दी जा रही है, मौखिक रूप में दी जा रही है, ओरली दी जाती है। तो जब मौखिक स्वरूप अपनाएंगे तो जो बच्चे हैं जिन्हें समस्या हो रही है, जो विशिष्ट बालक हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसमें दो प्रकार के बच्चे आ सकते हैं, जैसे नंबर 1, एक तो जो भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं, भाषा एक अड़चन पैदा कर सकती है। नंबर 1 भाषा लिख लिया गया है, लैंग्वेज। और दूसरा हो सकता है कथन। कथन को इंग्लिश में कह सकते हैं स्टेटमेंट। अब मैं समझाता हूं आपको कैसे। जब मैं भाषा की बात करूंगा तो हो सकता है जो विशिष्ट बालक है जिसके लिए समावेशी शिक्षा दी जानी है, वो कहीं ना कहीं अपनी जो मातृभाषा है, जो मदर टंग है, क्योंकि बात प्राइमरी एजुकेशन की हो रही है और संविधान के अनुसार हमने पढ़ा हुआ है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मातृभाषा में ही दी जाती है, मदर टंग में दी जाती है। तो उसे मदर टंग में कहीं ना कहीं समस्या आ रही है, वो अपनी बातों को बोल नहीं पाता, बोलता है तो उसके अंदर हेजिटेशन होती है, या उसकी जो जीभ है वो लड़खड़ा जाती है। तो एक तरह से जो भाषा है वो कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर रही है। दूसरा क्या होता है, कथन। कथन का मतलब है वो सिर्फ अपनी बात को नहीं कह पाता, वहां पे भाषा की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी बात कथन की आती है, कुछ स्टेटमेंट देने की बात आती है, तब उसे दिक्कत आती है। जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हकलाते हैं, स्टैमरिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत आती ही आती है। तो इस प्रकार के दो प्रकार हो सकते हैं जिनके लिए हमने मौखिक संचार मॉडल अपनाया गया है, ओरल कम्युनिकेशन मॉडल अपनाया गया है। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये दूसरा मॉडल हो सकता है किसका, समावेशी शिक्षा का। उसके बाद आगे चलते हैं, जो तीसरा मॉडल है वो है बच्चों बायोलॉजिकल बोल देते हैं, मेडिकल बोल देते हैं, हिंदी बोल देते हैं चिकित्सीय। जो चिकित्सीय मॉडल होता है वो क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो होता है चिकित्सीय मॉडल होता है, इसे मेडिकल या बायोलॉजिकल मॉडल बोल देते हैं, चिकित्सीय मॉडल को। अब ये चिकित्सीय मॉडल क्या है, चिकित्सीय मॉडल समझते हैं। अभी हमने क्या क्या समझाया, हमने समझाया सांख्यिकी मॉडल, स्टैटिस्टिकल, और क्या समझाया, मौखिक संचार मॉडल समझ लिया हमने। तो इसमें कहा गया है कि जो बच्चे कुछ विशेष ऐसे होते हैं जो शारीरिक रूप से जो है असक्षम होते हैं। अब शारीरिक रूप से असक्षम का मतलब क्या है, शारीरिक रूप से मतलब है कि चोट लग जाना।
अब चोट कई प्रकार से लग सकती है, जैसे जन्म के बाद कोई इंजरी हो गई, जन्म के बाद आफ्टर बर्थ कोई बच्चे को इंजरी हो गई है, कोई चोट लग गई है। उसके बाद हो सकता है गर्भावस्था में, जिसे बोलते हैं प्रीनेटल पीरियड। प्रीनेटल पीरियड में कोई इंजरी हो गई है, या अन्य भी कारण हो सकते हैं। तो चिकित्सा मॉडल क्या है? चिकित्सा मॉडल ये तीसरा मॉडल हो गया समावेशी शिक्षा का, कि ऐसे बच्चों की पहचान की जाएगी जो कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से क्या है, असक्षम है, उन्हें कोई ना कोई इंजरी लगी है, इंजरी हुई है किसी न किसी प्रकार से, जिसकी वजह से उनके लिए एक अलग मॉडल बनाया गया है जिसे चिकित्सा मॉडल कहते हैं, या मेडिकल और बायोलॉजिकल मॉडल से कहा जाता है। तो ये बच्चे उसका तीसरा मॉडल है। तो अभी जो हमने पढ़ रहे हैं, सिद्धांत पढ़ लिए हमने, मॉडल पढ़ लिए हैं, अभी इसके एक दो मॉडल और पढ़ लेते हैं, पहले से पूरा कर लेते हैं टॉपिक को, फिर क्या क्या पढ़ा है उसका रिवाइज करके एक बार, फिर हम आगे करेंगे। उसके बाद है बच्चों चौथा मॉडल हो सकता है सांस्कृतिक मॉडल। चौथा मॉडल हो सकता है सांस्कृतिक मॉडल, हो सकता है कल्चरल मॉडल। तो जो सांस्कृतिक मॉडल होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो विशिष्ट होते हैं, जो संस्कृति के द्वारा अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते। जैसे भारत की बात करें अगर हम, तो भारत में अलग अलग प्रदेश हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं, तो कहीं ना कहीं जो संस्कृति है उसमें भी थोड़ा बहुत बदलाव आ ही जाता है। हालांकि किसी देश की संस्कृति में ज़्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन भाषा की वजह से, वहाँ के परिवेश वातावरण की वजह से, वहाँ के रीति रिवाज की वजह से कहीं ना कहीं संस्कृति में भी थोड़ा बहुत अंतर हो ही जाता है। तो उस वजह से अगर मान लें किसी बच्चे को सामान्य बच्चों के पास बैठने में, उन्हें समझने में, उनसे वार्तालाप करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, तो वो भी क्या हो जाते हैं, विशिष्ट बालक हो जाते हैं, और उनके लिए भी फिर क्या चाहिए, समावेशी शिक्षा जरूरी है। तो ये फिर चौथा आधार है जिसके आधार पर समावेशी शिक्षा दी जाती है। उसके बाद पांचवा है बच्चों मनोसामाजिक मॉडल। मनोसामाजिक मॉडल ये पांचवा मॉडल है। मनो सामाजिक मॉडल, इसे बोल सकते हैं साइको सोशल मॉडल। अब मनोसामाजिक का मतलब ये है कि जिस बच्चे में साइको प्रॉब्लम है, यानी कि मन से वो कहीं ना कहीं समाज से अलग हट गया है और उसका जो सामाजिक गतिविधियों में किसी प्रकार से मन नहीं लगता है, तो समस्या तो बालक पढ़े हैं हमने, प्रॉब्लम चाइल्ड, वो सब इसी में आते हैं कि कहीं ना कहीं वो समाज के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते और किसी न किसी वजह से संवेगात्मक रूप से अलग हो जाते हैं, इमोशनली कभी अपराधी बन जाते हैं, कभी अपराधी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। तो ये जो सभी बालक हैं वो सब इसी मॉडल में आ जाएंगे और उन्हें इसी मॉडल के तहत जो है समावेशी शिक्षा दी जाएगी। तो बच्चों इस पीरियड में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा किसके लिए जरूरी है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है। उसके बाद वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसके सिद्धांत क्या है और उसके बाद इसके मॉडल क्या है। ठीक, अब इसका कुछ और जरूरी हिस्सा भी रह रहा है, वो हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। इस पीरियड में हम इतना ध्यान देते हैं, उसके लिए आपको नेक्स्ट पीरियड का इंतजार करें और जस्ट नेक्स्ट पीरियड आपके तुरंत ही आपके पास है, उसे आप वॉच कीजिए। तब तक के लिए बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।